देखो तो अगला हम लोग को इसमें देखना था एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। पीरियड में तो हम लोग देख चुके थे, ध्यान रखना है नहीं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस का वैल्यू डिक्रीज करता है। ठीक है, और सेकेंड पीरियड में एक्सेप्शन भी था, कौन था? नाइट्रोजन। नहीं, नाइट्रोजन आपका एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। अगर देखा जाए तो अगर सेकेंड पीरियड में देखा है तो सेकेंड पीरियड में थोड़ा ऑर्डर बताइए तो अमन जी, सेकेंड पीरियड में क्या ऑर्डर है? नियॉन सबसे बड़ा, उससे छोटा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। हाँ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तब नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। बैठिए, ये सेकेंड पीरियड का ऑर्डर है। सेम एज अगर हम थर्ड पीरियड का ऑर्डर लें तो थर्ड पीरियड में कोई हमारा एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखना है। थर्ड पीरियड को भी देख लो थोड़ा सा, देखो तो अगर हम लोग थर्ड पीरियड की बात करते हैं, थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड में हम लोग का स्टार्टिंग होता है सोडियम से। नहीं, तो इसमें आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, और यहाँ से आपका आर्गन है। यही ना है, ध्यान रखना है। तो ये आपके थर्ड पीरियड के सब एलिमेंट हैं। ठीक है, अब इसमें भी आप देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 12। इसका कितना? 13। इसका कितना? 14। इसका कितना? 15। यहाँ पर 16, 17 और यहाँ से 18, ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे, और इन सबके पास अगर देखें तो सबके पास ऑर्बिट कितना होगा? 3। नहीं, सबके पास ऑर्बिट अगर देखें तो सबके पास ऑर्बिट कितना होगा? 3। लेकिन ये ध्यान दिया जाए तो आर्गन जो है वो क्या है? इनर्ट गैस है। तो आर्गन अगर इनर्ट गैस है, नहीं तो इनर्ट गैस के लिए कौन सा रेडियस डिफाइन है? वंडरवाल रेडियस डिफाइन है, इनके लिए वंडरवाल रेडियस डिफाइन है। तो इनका जो साइज होगा वो सबसे बड़ा होगा, साइज लार्जेस्ट। इनका जो साइज होगा वो लार्जेस्ट होगा इस पीरियड में। इस पीरियड में सबसे बड़ा साइज इन्हीं का होगा। और अगर हम ऑर्डर, नहीं साइज का ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ साइज या ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस अगर हम लिखना चाहें, नहीं तो इस केस में सबसे बड़ा कौन होगा? आर्गन। सबसे बड़ा आपका आर्गन होगा। उसके बाद बड़ा कौन होगा? सोडियम। उसके बाद कौन होगा आपका? सोडियम। सोडियम के बाद कौन होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद कौन होगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद कौन? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद कौन? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाद आपका सल्फर, और सल्फर के बाद क्लोरीन। तो इसमें आपका कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो थर्ड, अगर थर्ड पीरियड में कोई पूछेगा ऑर्डर तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, इन ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स। अगर ग्रुप में एटॉमिक रेडियस की बात करें तो कोई भी एक ग्रुप ले लो, कोई भी एक ग्रुप ले लो। जैसे मान लो हम यहां से ले लिए 1A। तो 1A में आप देखोगे तो 1A में कौन है? लिथियम, या हाइड्रोजन से ही शुरू करो। हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन में लिथियम, फिर क्या है? सोडियम, फिर आपका क्या है? पोटेशियम, फिर क्या है? रुबिडियम, फिर कौन है? सीजियम, और तब कौन है? फ्रांसियम। यही आपका होता है। नहीं, आप अगर देखोगे तो हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, इसका 37 है, इसका 55 है, और इसका आपको 87 है, ध्यान रखना है। अगर ऑर्बिट की बात करें तो हाइड्रोजन के पास ऑर्बिट जो होता है वो 1 होता है। लिथियम के पास जो ऑर्बिट होता है वो तुमको 2 होता है। इस फर्स्ट पीरियड का है तो 1 ऑर्बिट, सेकेंड पीरियड का है तो 2 ऑर्बिट, ये थर्ड पीरियड का है तो इसके पास ऑर्बिट कितना होगा? 3। पोटासियम के पास ऑर्बिट की बात करें तो 1, 2, 3 और 1 4 हो जाएगा। रुबिडियम के पास ऑर्बिट की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 1 5 हो जाएगा। सीजियम के पास बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6 हो जाएगा। और फ्रांसियम की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर तुम देखो यहाँ पर ध्यान से, तो जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ऊपर से नीचे आने पर यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज करेगा तो एटम का साइज भी क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो ऊपर से नीचे आने पर हो क्या रहा है? तो ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेज, तो एटॉमिक साइज
तो एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेज, आपका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ध्यान रखना है। नहीं, इसका मतलब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन होगा, फ्रांसियम। अगर साइज की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा कौन जाएगा, फ्रांसियम, सबसे नीचे वाला, किसके, क्योंकि इसके पास ऑर्बिट क्या है, ज्यादा है। उसके बाद कौन हो जाएगा, सीजियम। उसके बाद कौन हो जाएगा, रुबिडियम। तब आपका पोटासियम होगा, तब आपका सोडियम होगा, नहीं, और तब आपका कौन होगा, लिथियम होगा, और सबसे लास्ट में कौन होगा, हाइड्रोजन। ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज करता है, इसीलिए एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देखो तो यहां पर अभी न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 1, एक एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है, तो इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, एक। नहीं, तो अगर एक प्रोटॉन है तो न्यूक्लियर चार्ज कितने प्रोटॉन का है, एक प्रोटॉन का है। चलो, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज एक प्रोटॉन का है, इसके पास 3 प्रोटॉन, इसके पास 11 प्रोटॉन, इसके पास 19 प्रोटॉन, इसके पास 37 प्रोटॉन, इसके पास 55, इसके पास 87 प्रोटॉन। तो ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। नहीं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज करेगा तो एटम का साइज तो घटना चाहिए, नहीं, लेकिन यहाँ पर एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात में आ रहा है, तो थोड़ा सा इस बात को समझ ले हम लोग। देखो तो यहां से अगर देखा जाए तो हम लोग को ये कहा जा रहा है कि मान लो हम लोग दो कोई आइटम लेते हैं, जैसे एक लिथियम ले लिए, नहीं, और एक हम लोग ऐसे सीजियम ले लिए, एक ले लिए लिथियम और एक ले लिए सीजियम। लिथियम जो है इसके पास ऑर्बिट का संख्या कितना होता है, 2, और जो सीजियम होता है इसके पास ऑर्बिट कितना होता है, नहीं, कितना होता है, 6 होगा ना। नहीं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। चलो, इसके पास देखा जाए तो 3 प्रोटॉन है, नहीं, 3 प्रोटॉन मिलके 2 ऑर्बिट को खींच रहे हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो इसके पास कितना प्रोटॉन है, 55, 55, इसका एटॉमिक नंबर 55 है। नहीं, तो यहाँ 55 प्रोटॉन मिलके कितने ऑर्बिट खींच रहे हैं, 6 ऑर्बिट को। यहां से आपके पास 1 2 3 4 5 और 1 6, नहीं, तो 55 प्रोटॉन मिलके 6 ऑर्बिट खींच रहे हैं। अच्छा, थोड़ा अंदाज लगाया जाए, सोचा जाए, नहीं, देखो तो 3 प्रोटॉन मिलके 2 ऑर्बिट, अच्छा, तो प्रोटॉन का संख्या दुगना करो, कितना कर दें, 6, तो 6 प्रोटॉन मिलके 4 ऑर्बिट खींच सकते हैं ना, 6 प्रोटॉन मिलके 4 ऑर्बिट। अच्छा, फिर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, नहीं, 6 से 3 और बढ़ा देते हैं, तो 6 3 9। अच्छा, 9 प्रोटॉन मिलके कितना ऑर्बिट खींच सकता है, 6 ऑर्बिट खींच सकता है ना। नहीं, लेकिन यहां पर देखो तो 3 प्रोटॉन के अलावा यहाँ 55 प्रोटॉन आ गया, तो 55 प्रोटॉन आ गया तो ये तो इसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो एटम का साइज क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन कल का बात याद करो, हम बताए थे किसी भी एटम का जो साइज होता है वो कभी भी सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कितना है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर, पहला, और दूसरा डिपेंड करता है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पे कितना रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और इन दोनों का जब नेट रिजल्ट निकालते हैं उस नेट रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि साइज बढ़ेगा कि घटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो, जैसे जैसे यहां पर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, लेकिन साथ साथ इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज करते हैं। इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज करेंगे, इस ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन, नहीं, रिपल्सिव फोर्स भी तो ज्यादा लगाएंगे, बस में आ रहा है। नहीं, तो ठीक है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक, बट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज ऑल्सो इंक्रीजेज। तो न्यूक्लियर चार्ज साइज को घटाना चाहता है, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के कारण जो रिपल्सन फोर्स लगता है वो उसको बढ़ाना चाहता है। जब इनका नेट रिजल्ट निकाला जाता है तो मालूम चलता है कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, तो कोई भी आपसे और पूछ दिया इस तरह से कि भाई ऊपर से नीचे आते हो तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज करता है, नहीं, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज घटना चाहिए, और तुम बोल रहे हो कि साइज जो होगा वो क्या होगा, बढ़ रहा है। नहीं, तो खाली ऑर्बिट बढ़ने से साइज बढ़ जाता है, नहीं, तो ऐसे नहीं बोलना होगा।
नहीं, हमको क्या बोलना होगा, अब समझ के हम लोग लिख रहे हैं। यहां से हम लोग समझ के ये लिख रहे हैं कि एज वी मूव डाउन, as we move down in a group, as we move down in a group, nuclear charge increases, nuclear charge increases, nuclear charge increases due to this attraction force, due to this attraction force increases, which wants to decrease, which wants to decrease the size of atom. पहला पॉइंट, but as we move down the group, number of electrons in orbits also increases. Due to this, inter-electronic repulsion increases, inter-electronic repulsion increases, which wants to increase the size of एटम। दोनों पॉइंट समझ में आए जो हम क्या लिखे? नहीं, पहला पॉइंट हम लिखे कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो क्या चाहेगा, एटम का साइज को घटाना चाहेगा। पहला पॉइंट लिखे। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखे कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का संख्या भी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ेगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या चाहेगा, एटम के साइज को बढ़ाना चाहेगा। दूसरा पॉइंट। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, आगे बढ़े। देखो अगला पॉइंट, एज वी मूव down the group, as we move down the group, number of orbits also increases। चलो, तो ग्रुप में जब ऊपर से तुम नीचे आते हो तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ता है, जिसके कारण से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ता है। वो रिपल्सन चाहता है एटम के साइज को बड़ा करना। एक फैक्टर है जो चाहता है साइज को बड़ा करना। दूसरा एक और फैक्टर है जो साइज को बड़ा करना चाहता है, वो कौन, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। नहीं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ऑल्सो इंक्रीजेज। नहीं, ड्यू टू दिस ऑल्सो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। इसके कारण भी एटम का साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ध्यान रखना है। नहीं, चलो अब हम लोग क्या बोले, यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां से देखा जाए तो दो ऐसे फैक्टर हैं जो एटम के साइज को बड़ा करना चाहते हैं, एक नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और एक ऐसा फैक्टर है जो साइज को क्या करना है, कम करना चाहता है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं वो न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर पर क्या कर जाते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? कौन वाले फैक्टर, जो बाद वाले दोनों फैक्टर हैं,
कौन सा? हम लोग न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट तब लागू होता है, नहीं, जब हम लोग का क्या होता है, ऑर्बिट नंबर सेम होता है। बस में आ रहा है? नहीं, तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि न्यूक्लियर चार्ज के कारण अट्रैक्शन फोर्स तो बढ़ता है। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स यहाँ से बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से साइज ऑफ एटम घटना चाहिए। नहीं तो ठीक है, साइज ऑफ एटम घटना चाहिए, लेकिन दो ऐसे फैक्टर हैं जो साइज को बढ़ाना चाहते हैं। कौन कौन? एक रिपल्सिव फोर्स और एक ऑर्बिट का संख्या बढ़ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं? नहीं, साइज को बढ़ाना चाहते हैं। तो जब हम नेट रिजल्ट निकालते हैं, नेट रिजल्ट जब निकालते हैं तो एटम का साइज बढ़ता हुआ दिखाई देता है, घटता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया। कहां पर? ग्रुप में। ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट जो है वो कमजोर पड़ गया। नहीं, और ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये वाला जो कॉन्सेप्ट आया कि ऑर्बिट नंबर एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है डोमिनेट कर जाते हैं किस पर? न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट पर। इसी कारण से साइज ऑफ एटम क्या होता है? बढ़ने लगता है। ध्यान रखना है। तो वही पॉइंट हम यहां से बोल रहे हैं कि द latter two concepts dominate over nuclear charge concept. न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना है। द लेटर टू कॉन्सेप्ट, लेटर टू कॉन्सेप्ट का मतलब जो हम लोग बाद वाला कॉन्सेप्ट पढ़े। नहीं, तो जो लेटर टू कॉन्सेप्ट्स डोमिनेट ओवर न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट। नहीं, ड्यू टू दिस रीजन the size of atom increases as we move down the group, as we move down the group। बोलो, दिक्कत है? नहीं, तो तुमको ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से ये पॉइंट तुमको ध्यान रखना होगा। कोई पूछे अगर तो तुमको इस तरह से बताना होगा, ठीक है, कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बढ़ता है घटता है? तो कहना है कि बढ़ता है। नहीं, कोई पूछता है कि क्यों बढ़ता है? नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ऑर्बिट का संख्या बढ़ता है। नहीं, साथ साथ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ता है, और ये दोनों फैक्टर एटम के साइज को बड़ा करना चाहते हैं। नहीं, इसलिए एटम का साइज बड़ा हो जाता है। तो कोई बोला कि लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, तो एटम का साइज घटना चाहिए। तो आपको बोलना है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट पे डोमिनेट कर जाते हैं। यानी जो नेट रिजल्ट निकलता है इन दोनों कॉन्सेप्ट के, या इस तीनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर, उस कॉन्सेप्ट से ये पता चलता है कि एटम का साइज ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक, तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। नहीं, इतना में दिक्कत। अब यहां से अगर देखा जाए तो कोई भी हम ले लें, जैसे ग्रुप 7A आप लेते हो, तो ग्रुप 7A में आपका कौन कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटीन है। नहीं, अब इसमें अगर कोई देखे तो हम लोग क्या कहेंगे? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज ऑफ एटम क्या होगा? साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज करेगा। ध्यान रखना है। यानी इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? 80, तब कौन? I, तब Br, तब Cl, तब F होगा। ध्यान रखना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। अब इसमें भी एक्सेप्शन आएगा। नहीं, जैसे डी ब्लॉक आएगा तो इसमें भी एक्सेप्शन आने लगेगा। ध्यान रखना है, साइज में भी। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। देखो, तो इसके बाद देखा जाए तो एटॉमिक रेडियस के बाद हम लोग को एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है आयनिक रेडियस का। नहीं, किसका रेडियस कॉन्सेप्ट? आयनिक रेडियस का। तो थोड़ा सा आयनिक रेडियस समझने की कोशिश करो। चलो ध्यान दिए। अगर आयनिक रेडियस की बात करें, नहीं, तो आयन सबको जानते हैं कि दो टाइप के होते हैं, एक केटायन होता है और एक एनायन होता है। नहीं, चलो तो हम लोग यहां से देखा जाए तो हम लोग यहां से 3 स्पेसीज लेते हैं। एक लेते हैं Cl+, एक लेते हैं Cl,
और एक लेते हैं Cl माइनस, ठीक है, 3 स्पेस ले रहे हैं। Cl पे जब प्लस होता है तो इसका नाम क्या होता है? क्लोरोनियम आयन। जब भी Cl पे प्लस है तो इसका नाम क्या होता है? क्लोरोनियम आयन, ध्यान रखना है। Cl यहाँ न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो सिर्फ इसको बोलते हैं क्लोरीन। और यहां पर देखो तो Cl पर एक माइनस चार्ज आ गया, तब इसको बोलते हैं क्लोराइड। नहीं तो नाम से भी फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए। कोई बोल दिया क्लोराइड तो इसका मतलब Cl माइनस, कोई बोल दिया क्लोरोनियम आयन तो Cl प्लस, कोई बोला क्लोरीन तो सिर्फ Cl। ध्यान रखना है, नाम के आधार पर आपको ध्यान में होना चाहिए। चलो अब यहां से इन तीनों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलो यहाँ पे क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। नहीं, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना आप जानते हो, लिखोगे इसका तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, यही इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। नहीं, क्लोरीन के पास देखोगे यहाँ पे न्यूट्रल है, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इसके पास एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन है? 17 प्रोटॉन। और ये क्लोरीन न्यूट्रल है, तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन मिलके कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है? 17 इलेक्ट्रॉन को, 17 प्रोटॉन मिलके 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। नहीं, ठीक है, इसमें आते हैं। यहां पर Cl प्लस है, तो प्लस आने से प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस पे पड़ता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। तो यहां पर अगर कोई पूछे Cl प्लस में तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 17 ही प्रोटॉन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 16। तो यहां पर 17 प्रोटॉन मिलके 16 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ 17 मिलके 16 को ही खींच रहा है, और यहाँ 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा है। यहाँ पर आओ Cl माइनस, तो अभी भी Cl माइनस होगा तो भी इसका एटॉमिक नंबर 17 ही रहेगा, यानी इसमें प्रोटॉन उतना ही है 17 प्लस, लेकिन माइनस आ जाने से इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। नहीं, अब तुम इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 17 प्रोटॉन मिलके 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। नहीं, तो अब ये बताओ कि किस केस में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा? इस केस में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 17 प्रोटॉन को 16 ही इलेक्ट्रॉन को खींचना है, यहाँ पर 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन खींचना है, और यहाँ 17 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन को खींचना है। नहीं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस केस में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। इस केस में अट्रैक्शन फोर्स जो होगा इज मोर। अगर अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से हम लोग बताए हैं जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है तो साइज छोटा होता है, तो इसका साइज क्या होगा? छोटा, साइज स्मॉल होगा इसका, ध्यान रखना है। चलो इसमें आ जाओ, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहाँ पे 17 ही है और उसको 18 को खींचना पड़ रहा है, तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? सबसे कम, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप जब लिखोगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो उस केस में साइज क्या होता है? लार्जर। साइज जो होगा वो लार्जर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नहीं, और इसका देखो तो 17 प्रोटॉन मिलकर 17 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जो है वो मीडियम है। अट्रैक्शन फोर्स जो है वो मीडियम है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। तो जो साइज होगा वो भी इन दोनों के बीच का होगा, यानी साइज जो होगा एटम का वो भी क्या होगा? मीडियम होगा। साइज भी तुम्हारा क्या होगा? मीडियम। नहीं, तो अगर एक ही एटम तुमको दिया रहे और एक ही एटम का केटायन दिया रहे, न्यूट्रल स्पीशीज दिया रहे और एनायन दिया रहे, नहीं, तो उस केस में अगर हम लोगों को केयर करना होगा तो यहां पर अगर हम लोग साइज का ऑर्डर लिखेंगे तो बताओ सबसे छोटा कौन होगा? Cl प्लस, इससे बड़ा कौन होगा? Cl, और सबसे बड़ा कौन होगा? Cl माइनस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा, यानी ये कॉन्सेप्ट ये बना। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, नहीं तो कॉन्सेप्ट हम लोग का ये बन रहा है कि अगर केटायन है, नहीं तो केटायन के रेडियस को दिखाते हैं R प्लस से। R प्लस सबसे छोटा होगा, R न्यूट्रल रेडियस उससे बड़ा होगा, और R माइनस सबसे बड़ा होगा। नहीं, तो R प्लस का मतलब रेडियस ऑफ केटायन, न्यूट्रल R एंड रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम, R माइनस मतलब रेडियस ऑफ एनायन। नहीं, तो ये हम लोग को केयर करना होगा, ये बात ध्यान रहेगा। चल, तो इस तरह से अगर दिया रहेगा तो आप बता सकते हो। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट हम लोग देखें अगर, तो अगला पॉइंट हम लोग को इसमें देता है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अगला पॉइंट तुमको देता है इसमें साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस।
देखा जाए, कोई भी दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज ले लो और उसके साइज को कंपेयर कर दो। ठीक है, जैसे मान लो हम कोई भी दो लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का तो मतलब समझते हो गए आप लोग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे स्पेसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है? सेम होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस कहते हैं। इसको लिखो, तुम्हारा कॉपी लास्ट में चेक करेंगे, तुम्हारे कॉपी में सब लिखा होना चाहिए। नहीं, इसको बोल रहे हैं। अब मोबाइल घरे रख के आओ। हैं? क्या हो गया है? तो उससे क्या मतलब है? ऑफ कर दो। ये पढ़ाई के समय फोन का क्या जरूरत है जी? ये सब नोट करो लाइन से, और जल्दी जल्दी लिखो, मेरे साथ लिखते चलना है। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज ध्यान रखना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज किसको बोलेंगे? स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो अब चेक करते हैं। जैसे हम यहां पर ले लिए, ध्यान से देखो, N3 माइनस नाइट्रोजन लिए हैं, नहीं, और हम यहां ले रहे हैं F माइनस। दोनों को ध्यान से देखो। नाइट्रोजन जब न्यूट्रल होता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। नहीं, अब यहाँ 7 और 3 माइनस आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इस पर? 10। तो N3 माइनस के पास कोई पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। अगर F माइनस है तो F माइनस के पास कोई पूछे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होगा? 10। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। अच्छा, N3 माइनस के पास 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस के पास 10 इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग को बता दिया गया। चलो, तो इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है कि अलग अलग है? सेम है, तो ये दोनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही होता है वैसे स्पेसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम हो। चलो अब ध्यान दो, नाइट्रोजन N3 माइनस है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो यहाँ चेक करें अगर, तो यहाँ पर इसके पास, नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है, और 7 प्रोटॉन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। यहाँ आ जाओ, क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसका मतलब इसमें 9 प्रोटॉन होंगे, और यहाँ 9 प्रोटॉन मिलके कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है? 10। अब ये बताओ कि यहाँ पर 7 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, और यहाँ पर 9 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो किसके खींचने का ताकत ज्यादा होगा? इसका खींचने का ताकत ज्यादा होगा। नहीं, इसका मतलब इसके खींचने का ताकत ज्यादा, इसका मतलब यहाँ मोर अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा, मोर अट्रैक्शन फोर्स। और यहाँ जो होगा तुमको वो क्या होगा? लेस अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स तुम्हारा क्या होगा? कम होगा। होगा कि नहीं कम होगा? होगा। अब अगर यहाँ पे मोर अट्रैक्शन फोर्स है, ये बताओ, यहां पर तुमको अगर मोर अट्रैक्शन फोर्स है तो यहां पर साइज क्या होगा? छोटा। यहां पर साइज जो होगा वो स्मॉलर हो जाएगा, नहीं, और यहां पर जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा? बिग हो जाएगा। नहीं, साइज बिगर हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ध्यान रखना। इस तरह से आप बता सकते हो किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर कंपेयर किए तो हम लोग क्या मालूम चला? किसका साइज बड़ा है? N3 माइनस का साइज बड़ा है और F माइनस का साइज छोटा है। ठीक, अच्छा, क्लियर करो। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इसका एटॉमिक कितना है? 9 है। अच्छा, यानी जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। कब? जब दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तब। नहीं, यानी अगर हम लोग देखें तो यहां से कॉन्सेप्ट ये बनता है, अगर कॉन्सेप्ट हम लोग बनाए तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आया। क्या कॉन्सेप्ट में आया? कि अगर साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज चेक करना हो, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज अगर चेक करना हो, नहीं, तो वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? एटॉमिक नंबर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के। होगा कि नहीं होगा? ध्यान रखना है। यानी कहने का सेंस ये है, यहां पर कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको दो स्पेसीज दिए रहे और दोनों अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, नहीं, दोनों क्या हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, तो तुम दोनों का एटॉमिक नंबर चेक कर लो।
जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, देखो तो हम लोग को जैसे मान लो यहां से दे दिया जाए तुमको O2 माइनस F माइनस, नहीं, और यहां पर हम ले लें N3A माइनस ले लिए, यहां पर हम ले लिए Na प्लस, यहां पर हम ले लिए Mg2 प्लस। ठीक है, ये स्पेसिस तुमको दिए हुए हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं। 7 और 3 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10। चलो सोडियम का 11, 11 में से 1 चला गया 10, 12, 12 में से 2 चला गया कितना 10। ये समझ में आता है ना? नहीं तो जितने भी स्पेसीज हम लिखे हुए हैं ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं कि नहीं है? हैं। तो ये सभी जो हैं आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये सभी आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं नहीं, और सबका एटॉमिक नंबर पता ही है कि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 11 होता है, इसका 12 होता है, नहीं तो अब कोई कहे कि इनके साइज का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज तुम बताओ, तो इनका ऑर्डर ऑफ साइज अगर हमको बताना है तो हम आसानी से बता सकते हैं। नहीं बता सकते हैं? नहीं, हम लोग को क्या बताना होगा, अगर हम लोग देखें अगर, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा। नहीं तो अगर सबसे छोटा साइज में तो किसका होगा, मैग्नीशियम का Mg2 प्लस का साइज सबसे छोटा होगा, तब कौन होगा, Na प्लस होगा, तब कौन होगा, F माइनस होगा, तब कौन होगा, O2 माइनस होगा, और तब कौन होगा, N3 माइनस, सबसे बड़ा N3 माइनस होगा। मेरी बात दिमाग में जा रही है? इस बात में दिक्कत है? नहीं तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ सकते हैं, चलो। यहां से अगर देखा जाए तो हम लोग को ये कहा गया कि ओवरऑल देखा जाए तो हम एक ट्रेंड पढ़े, हम लोग ट्रेंड ये पढ़े कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है। साइज ऑफ एटम क्या करता है, डिक्रीज करता है। किसके केस में, वैसे एटम के जो बॉन्ड बनाते हैं। नहीं, ये ऑर्डर क्या इनर्ट गैस पे लागू होता है क्या, नहीं लागू होता है, ध्यान रखना। साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज किसके लिए, फॉर दोज एटम्स विच फॉर्म बॉन्ड, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उन पे रूल लागू होता है। चलो, दूसरा हम लोग को यह समझ में आया कि जब भी हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज ऑफ एटम क्या होता है, इंक्रीज करता है। साइज ऑफ एटम या आयन, आयन का भी साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। साइज ऑफ एटम और आयंस इंक्रीजेज, ध्यान रखना है। इतना में दिक्कत है? नहीं। अच्छा, ये जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं ये रूल मेनली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे लागू होता है, ये रूल डी ब्लॉक पे लागू नहीं होता है। नहीं, डी ब्लॉक में जब जाएंगे तो डी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस का एक नया ही ट्रेंड मिल जाएगा पढ़ने के लिए, बात में आ रहा है। तो उसके लिए अलग से हम लोग को पढ़ना है, इसी में पढ़ेंगे जब स्क्रीनिंग इफेक्ट एक टॉपिक आएगा पढ़ेंगे, उस समय एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे फिर से, किसके, डी ब्लॉक के बारे में। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये पॉइंट जब हम लिखेंगे तो जरूर इसमें ये बात ऐड कर लेंगे कि दिस रूल, ये जो रूल हम लोग पढ़े, ये वाला और ये वाला, ये रूल किसकी ब्लॉक के लिए लागू होता है, दिस रूल इज जनरली वैलिड मेनली फॉर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान रखना है, नॉट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नहीं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा, बस में आ रहा है।
डी ब्लॉक के केस में आपको बहुत सारा चीज जो होगा वो चेंज कर जाएगा, तो उस केस में हम लोग पढ़ेंगे, जब डी ब्लॉक की बात होगी तब पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए ऑर्डर समझ में आ गया, इतना में किसको दिक्कत नहीं है? नहीं, अब डी ब्लॉक वाला जब आएगा तब पढ़ेंगे हम लोग। चलो अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट अगर देखें हम लोग तो एटॉमिक रेडियस में पहले इतना बताया जाएगा, फिर एटॉमिक फिर से एक बार आएगा। हम बता रहे हैं जब स्किनिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, टॉपिक इसी में पढ़ना है, तो उसके बाद फिर एटॉमिक रेडियस आएगा, तो उस समय किसका एटॉमिक आएगा? डी ब्लॉक का। ठीक है, तो डी ब्लॉक के केस में एटॉमिक रेडियस जो होगा वो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, देखना उसमें। नहीं तो उसमें गड़बड़ क्यों होता है ये आप थोड़ा थोड़ा समझते भी हैं। आप याद कीजिए, आपको हम एक पॉइंट बताए थे कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बढ़ता है। किस केस में? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। डी ब्लॉक में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या पेन अल्टीमेट ऑर्बिट में बढ़ते जाता है, ध्यान रखना है। नहीं, ये जो पेन अल्टीमेट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का ट्रेंड है ना, यही इसके एटॉमिक रेडियस को पूरा बिगाड़ देता है, ध्यान रखना है। नहीं तो पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में। चलो अब यहां से देखा जाए तो अगला टॉपिक हम लोग का अभी जो दिया हुआ है वो क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग क्या है तो समझ लिया जाए। देखो जैसे मान लो हम ये एक न्यूक्लियस ले लिए, न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट हो गया, ये आपका ऑर्बिट हो गया। नहीं, अब यहां पर आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक एटम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? माइनस। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज? प्लस। इस प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी ताकत से पकड़े हुए होगा। नहीं तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही मान लेते हैं करने के लिए कि ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 जूल, ऐसे हम लोग 10 जूल एनर्जी से इसको पकड़े हुए हैं। कितने एनर्जी से? 10 जूल एनर्जी से ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए है। ठीक है, अच्छा अब हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें। नहीं तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर निकालना चाहते हो तो इस एटम को एनर्जी देना पड़ेगा। नहीं, जब एनर्जी दोगे तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहां से बाहर निकलेगा। बस में आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? यहां पर जो एनर्जी देना पड़ेगा उस एनर्जी का वैल्यू या तो 10 जूल के बराबर होना चाहिए या 10 जूल से क्या होना चाहिए? थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना है, तो तोड़ना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? या तो 10 जूल के लगभग बराबर दीजिए, नहीं या थोड़ा सा उससे ज्यादा दीजिए ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? निकल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो यहां से देखा जाए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? देख रहे हो लिखा हुआ है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन यानी अच्छा किसी न्यूट्रल एटम को आयन में बदल देना है। नहीं, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी। तो अगर डेफिनेशन दें तो हम लोग कहा गया अच्छा किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए नहीं जितनी मिनिमम एनर्जी सप्लाई की जाती है उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, अब दूसरे पॉइंट को समझे। यहां पर जो एटम हम लिए हुए हैं ये एटम आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। ये जो एटम होना चाहिए आपका ये आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, यानी अकेला एटम होना चाहिए। और ये इसका स्टेट क्या होना चाहिए? गैसियस स्टेट होना चाहिए। नहीं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बोलते हैं। नहीं कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी सप्लाई की जाती है उस मिनिमम एनर्जी को ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं या फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। नहीं तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। डेफिनेशन क्या दिया गया? अगर हम यहां से बोले तो हम लोग को डेफिनेशन दिया गया मिनिमम एनर्जी
minimum energy required to remove minimum energy required to remove an electron from outermost orbit of an isolated gaseous atom is called as ionization enthalpy। यही कहा गया। नहीं, minimum energy required to remove an electron from outermost orbit of an isolated gaseous atom is called as ionization enthalpy। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना हो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहेंगे। ठीक है, तो इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, या इसी को या फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं, अब ध्यान रखना होगा कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से, डेल्टा आई एच, इस तरह से रिप्रेजेंट किया रहता है। बुक में अगर देखें तो हम लोग को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा आई एच। ये एच एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है, ये आई आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। इतना में दिक्कत है? चलो दूसरा पॉइंट अगर देखें तो कहीं कहीं तुम देखोगे तो होता क्या है कि जो तुम्हारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी लिखा रहता है, ध्यान रखना है। नहीं, हम लोग को दिखाया था क्या कर रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ionization enthalpy is also called as आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझा जाए थोड़ा सा। देखो तो हम लोग यहां से न्यूक्लियस ले लिए, न्यूक्लियस के बाहर ये हम लोग क्या ले लिए, एटम को ले लिए। ठीक है, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, माइनस। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक मेटल का प्लेट लगा दिए, इस प्लेट को हम बैटरी से जोड़ दिए, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्लेट को जोड़ दिए हैं, तो इस प्लेट पर भी कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। चलो इलेक्ट्रॉन पर यहां माइनस चार्ज है, जब किसी चीज पे माइनस चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं लो पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लो पोटेंशियल पर है। अच्छा, यहां पर जो प्लस चार्ज है, तो जब किसी चीज पे प्लस चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको, यहां जो पोटेंशियल है वो क्या है, हाई है। नहीं, लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल के बीच में, लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल के बीच में आपका डेवलप कर जाता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डेवलप करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, चलो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। नहीं, अपनी तरफ खींचेगा। ये जो बैटरी है इसके पावर को हम बढ़ा घटा सकते हैं। नहीं, तो बैटरी के पावर को हम देखेंगे भाई कितना पोटेंशियल इस पे डेवलप कर दें, यानी इस पॉजिटिव चार्ज का, या हम ऐसा कहें कि इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन निकल कर इस प्लेट पे चिपक जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का एक तरीका ये था, एनर्जी सप्लाई करो इलेक्ट्रॉन निकाल दो। दूसरा तरीका ये है कि नहीं, कि एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दो। नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब डेवलप होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, कहां से कहां, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कहां से कहां, एटम से इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना पड़ेगा। नहीं, तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी अकेला गैसियस एटम,
कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया जाता है, उस मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नहीं तो अगर हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखें तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, minimum potential difference required to remove an electron from outermost orbit, of an isolated gaseous atom is called as ionization पोटेंशियल। बोलो तो कोई आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन पूछेगा तो ये बताएंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन पूछेगा तो ये बताएंगे। दोनों का काम क्या है? एटम को आयन में कन्वर्ट करना, यानी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का दो तरीका, एक तरीका है एनर्जी सप्लाई करके, एक तरीका है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करके। नहीं, जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करके इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को आयनाइजेशन पोटेंशियल कहना। जब एनर्जी देके सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो उसको क्या कहोगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहना। मेरी बात दिमाग में गई? दिक्कत है इसमें? चलो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। इतना पॉइंट रिवाइज करके आएंगे आप लोग।